हेलो साथियों, नमस्कार। इंग्लिश कैंपस पर आप सभी का स्वागत। आज हम सीयूईटी हिंदी 2023 के एग्ज़ाम के मद्देनज़र जेएनयू एमए हिंदी 2020 के पेपर का व्याख्या करेंगे, एनालिसिस देखेंगे कैसे प्रश्न आए थे। चूँकि ये प्रश्न हमारी सीयूईटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए आज उन्हें देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस निबंधकार को कहा है? ऑप्शन है आपका चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। रामचंद्र शुक्ल निबंध अंग्रेजी निबंधकार स्टील है, उनसे समानता कारण इन्हें बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का स्टील मानते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। आपके ऑप्शन है भग्नदूत, आंगन के पारद्वार, सागर मुद्रा, कुछ कविताएं। तो देखिए, इसमें से भग्नदूत, आंगन के पारद्वार और सागर मुद्रा आगे की कविताएं हैं। कुछ कविताएं इनका नहीं है, कुछ कविताएं शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। ठीक है, तो विकल्प डी नहीं होगा, कुछ कविताएं शमशेर बहादुर सिंह की है, बाकी तीनों अज्ञेय की ही हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। कहानियाँ किस हिसाब से प्रकाशित हुई, डेटिंग के अनुसार आपको सही क्रम में लगाना है। आपके ऑप्शन देखिए, 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल, एक टोकरी में मिट्टी, धुलाई वाली। तो इसमें देखिए 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, ये 1903 में प्रकाशित हुई थी। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दास की है, ये 1902 में हुई थी। एक टोकरी में मिट्टी माधव राव सप्रे, ये पहली कहानी मानी जाती है हिंदी की, 1901। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हिंदी की पहली कहानी ये मानी जाती है। ठीक है, और धुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की है। तो देखिए, पहला कौन सा है, एक टोकरी में मिट्टी। ऑप्शन सी देखिए, एक टोकरी में मिट्टी पहले 1901, प्लेग की चुड़ैल 1902, 11 वर्ष का समय 1903 और धुलाई वाली 1907। तो आपका विकल्प सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दो कथनों में से एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क से नामांकित किया गया है। अभिकथन देखिए, आधुनिकता का मूल सरोकार विवेकशीलता से है, सही है। आधुनिकता विवेकशीलता से सरोकार है, ठीक बात है। कारण देखिए, आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है, ऐसा तो नहीं है, आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी नहीं होती है, परंपराएं भी आधुनिक हो सकती हैं। ठीक है, तो आपका कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो गलत है। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनकी से विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ न हुआ। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन है आपके सूरदास, घनानंद, रश्मि और नंददास। ठीक है, तो यह आचार्य शुक्ल ने घनानंद के लिए कहा है। घनानंद रीतमुखधारा के कवि हैं और वो बहुत सरस ब्रजभाषा लिखते हैं। इन्हें आचार्य शुक्ल प्रेम के पीर का कवि बताते हैं और कहते हैं कि जैसी सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। उक्त पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? आपका ऑप्शन है वैदिक हिंसा हिंसा न बहुत, अंधेर नगरी, बहादुर और नील देवी। ये जो चारों नाटक हैं, ये भारतन हरिश्चंद्र के नाटक हैं। ठीक है, इसमें से जो नील देवी है, इसमें से ऑप्शन है, कविता पंक्ति है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं जतन कर भारतवासी रोए, ये नील देवी नाटक से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी की रचनाकार अमरकांत नहीं है? ऑप्शन है नौकर, महुए का पेड़, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, तो इसमें नौकर, जिंदगी और जोंक और डिप्टी कलेक्टरी ये अमरकांत की ही है। महुए का पेड़ इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिंब और चित्र की सर्वाधिक भूमिका किसमें है? ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर और धूमिल। तो जो बिंब और चित्र की भूमिका सर्वाधिक शमशेर में है। शमशेर बिंबवादी कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध में फैंटेसी मिलती है। ठीक है, और नागार्जुन प्रकृति चित्रण करते हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। और धूमिल भी है, वो धूमिल राजनीतिक कविताएं लिखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यों ज्यों निहारिये मेरे हवै नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे सिनिकाई। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, भूषण और देव। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा मतीराम। यह पंक्तियाँ मतीराम की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
निम्न में से कौन सी कहानी आदर्शपरक नहीं है? आपके ऑप्शन है कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी। ठीक है, तो इसमें जो कफन कहानी है वो आदर्श नहीं यथार्थपरक है। इसमें चरम यथार्थ दिखाई देता है। घीसू और माधव के माध्यम से प्रेमचंद चरम यथार्थ दिखाते हैं इसमें। बाकी पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी, ये आदर्शपरक कहानियाँ हैं प्रेमचंद की। इसमें हृदय परिवर्तन हो जाता है, आदर्श दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके 1903 से 1920 ईस्वी तक, 1902 से 1920, 1900 से 1920 और 1905 से 1915। देखिए, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ 1900 में। तब श्याम सुंदर दास और 4 अन्य के साथ 5 लोगों का संपादक मंडल था। ठीक है, 1 साल तक 5 लोगों का संपादक मंडल ने कार्य किया। फिर 1901 से लेकर 1903 तक श्याम सुंदर दास ने संपादन किया और फिर 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी 17 साल इसके संपादक रहे। तो आपका ऑप्शन होगा ए, 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, अपने अपने पिंजरे किस लेखक की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है भगवान सिंह, गुरदयाल सिंह, सूरजपाल चौहान और मोहनदास नेमिसराय। तो जो अपने अपने पिंजरे है वो मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है। ठीक, बड़ी फेमस आत्मकथा है, ध्यान रखिए आप लोग। दलित आत्मकथा है ये, अपने अपने पिंजरे। क्वेश्चन नंबर 13, भट्ट नायक ने काव्य के शब्द व्यापार को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है? अब ये देखिए, काव्य शास्त्र से प्रश्न है। ऑप्शन आपका अभिधा, तात्पर्य, व्यंजना, अभिधा सुकिया पर किया, अभिधा लक्षण व्यंजना, अभिधा भावकत्व, भोजकत्व। तो ये पूछा है काव्य के शब्द व्यापार भट्ट नायक के अनुसार। तो आपका ऑप्शन होगा अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। आपका सही उत्तर है भट्ट नायक काव्य के शब्द व्यापार को अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व के आधार पर विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न 2 कथनों में से एक को अभिकथन, एक दूसरे को तर्क, कथन तर्क का प्रश्न है। कथन है द्विवेदी युग जागरण, सुधार और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का युग था। यह सही है। द्विवेदी युग में जागरण का काल आया, सुधार हुआ, नैतिक मतलब ब्रजभाषा से कविताएं खड़ी बोली में आई, व्याकरण के हिसाब से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में ध्यान दिया। ठीक है, तर्क कारण दिया क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत तत्कालीन साहित्य रचना में प्रवृत्त थे। यह भी सही बात है, द्विवेदी में गांधी जी का प्रभाव था रचनाओं में। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ये सही की व्याख्या है। ठीक है, आपका विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन श्रीमती मधुबाला घोष, श्रीमती अपर्णा घोष, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, श्रीमती अनामिका घोष। तो आपका उत्तर सही होगा श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला, इनकी दुलाई वाली कहानी आप लोगों ने देखा ही होगा। और ठीक है, और चंद्रदेव से मेरी बातें, इन्हीं कहानी है। ठीक, तो बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला नाम से ही कहानियाँ लिखा करती थी। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल वर्मा की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब इसमें ऑप्शन देखिए, अंतिम अरण्य, कव्य और काला पानी, रात का रिपोर्टर, चिड़ों पे चांदनी। तो देखिए इसमें से कव्य और काला पानी कहानी संग्रह है इनका। ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी दिया गया था और ये साहित्य अकादमी मिला था 1985 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए, कहानी संग्रह है कव्य काला पानी, 1985 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी मिला था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, वह जायसी द्वारा पूर्ण हुई। जायसी के संबंध में कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। सही विकल्प होगा, उत्तर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी बताते हैं कि जो प्रत्यक्ष जीवन में एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता थी वो जायसी द्वारा हुई। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, चित्ताधार शीर्षक कविता के रचयिता हैं महादेव वर्मा, प्रसाद, अज्ञेय और निराला। तो आपका सही उत्तर है प्रसाद। यह चित्ताधार कविता प्रसाद की है और यह ब्रज भाषा में है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, एक पति के नोट्स उपन्यास का रचनाकार कौन है? ठीक है, ये समकालीन उपन्यास देखिए दे दिया है। इसके ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, राजकमल चौधरी, महेंद्र भल्ला और मन्नू भंडारी। तो जो एक पति के नोट्स है वो महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सौभाग्य नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये देखिए सब भारतेंद्र युग के समय के नाटक का दिया इसमें ऑप्शन। तो भारत सौभाग्य जो नाटक है वो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का नाटक है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा और ममता कालिया। तो जो परिंदे कहानी और निर्मल वर्मा की है, बड़ी फेमस कहानी है। यह कहानी प्रकाशित हुई थी लगभग 1957। हालांकि इसमें डेटिंग में थोड़ा सा कई विद्वान 57 मानते हैं, कुछ 1958 मानते हैं पत्रिका में प्रकाशन। परिंदे जो कहानी संग्रह आया था 1960 ईस्वी में आया था। नामवर सिंह से नई कहानी की नई कहानी जो आती है, पहली कहानी परिंदे को ही मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, परिंदे निर्मल वर्मा कहानी है। अब 22वां क्वेश्चन, द सेकंड सिक्स की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वर्जीनिया वुल्फ, वंदना शिवा, मेरी वाल स्टोनक्राफ्ट, सिमोन द बोवाल। ये स्त्रीवादी विमर्श जब शुरू होता है उसकी है। तो सेकंड सिक्स सिमोन द बोवाल की रचना है। ये स्त्रीवादी विमर्श का मील का पत्थर मान जाती है, स्त्री विमर्श का। ठीक है, ये रचना, इसको ध्यान रखिए। यहीं से जो मतलब स्त्रीवाद जो बढ़ा बहुत ज़्यादा, द सेकंड सिक्स रचना ही महत्वपूर्ण मान जाती है स्त्री विमर्श के क्षेत्र में। उग्र नारीवाद कह सकते हैं, यहीं से शुरुआत हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि भेद निरूपण के आधार हैं। ध्वनि का भेद का निरूपण कर, ध्वनि के भेद किस आधार पर निरूपित किया जाता है? ऑप्शन अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति। फिर ऑप्शन बी उपचार, वस्तु, अलंकार, रस, प्रकृति, पुरुष, जगदात्मा, गुण, व्यंग, रीति और लक्षण। तो जो ध्वनि को भेद निरूपण होता है वह उपचार, वस्तु, अलंकार और रस के आधार पर होता है। आपका ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय और नंदुलारे वाजपेयी। देखिए, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था वो नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवादी रचना शीर्षक से रचना लिखा, एक लेख लिखा था। उसमें प्रयोगवाद को उन्होंने बैठे ठाले का धंधा कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिए। बाकी मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में होती है। ताल सप्तक अज्ञेय प्रकाशित करते हैं 7 कवियों का। ठीक है, उससे प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। प्रथम ताल सप्तक 1943 प्रकाशित हुआ, अज्ञेय प्रकाशित किए थे। प्रयोगवाद का शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रसकों के अस्थायी भाव का सही मेल कीजिए। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर कौन है? ठीक है, कौन सा अस्थायी भाव मिला है? शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अद्भुत का विस्मय, जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय होता है, सही है। विभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है। तो मतलब ए, बी और सी आपका सही है, डी गलत है। तो विकल्प आपका बी से हो जाएगा, बी और सी। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। उत्साह जिसका होता है वो वीर रस का अस्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा क्यों अधिक था? यह पंक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा शुक्ल, डॉक्टर धर्मवीर, आचार्य सद्वेदी। तो ये आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो बोलचाल की भाषा को अधिक ध्यान देते हैं। कबीर को तो कहते हैं कि उटपटांग वाणी बोलते हैं ये, ठीक, अटपटी वाणी बोलते हैं, ज्ञान बखारते हैं। खुसरो को लिए बोलते हैं कि इन बोलचाल की भाषा को अधिक ध्यान दें इनका। ये भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए। वीवीसीयूटी परीक्षा के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य काव्य का जितना सुंदर विकास छायावाद में हुआ उतना कहीं नहीं। ठीक है, यह कथन सही नहीं है, नामवर सिंह ऐसा नहीं मानते। कारण कथन 2, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी कविता में व्यंग्य या तो निराला ने लिखे या फिर नागार्जुन और केदार ने। यह सही है। नामवर कहते हैं कि व्यंग्य या तो निराला ने लिखे हैं या फिर नागार्जुन और केदार व्यंग्य लिखते हैं। तो आपका कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित पुस्तकों का नाम है। ऑप्शन देखिए आपका एकांतवासी योगी, उजड़ग्राम, शांत पथिक, देहरादून और भारत गीत। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन है ए डी, ए बी डी, ए ई और ए बी सी। ठीक है, तो आपका ए बी सी सही उत्तर होगा। एकांतवासी योगी यह द हर्मिट पर खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं। उजड़ग्राम जो है डिजर्टेड विलेज नामक रचना का ब्रज भाषा में अनुवाद करते हैं। शांत पथिक ट्रेवलर का वह खड़ी बोली में अनुवाद शांत पथिक नाम से करते हैं। तो आपका ए बी सी अनुदित पुस्तकें देहरादून में भारत की उनकी मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपका ए बी सी सही उत्तर होगा। एकांतवासी योगी और शांत पथिक खड़ी बोली में और उजड़ग्राम ब्रज भाषा में। ठीक है,
ऑप्शन 29 क्वेश्चन 29। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में और दृष्टा हो सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, यशपाल, अज्ञेय और रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा अज्ञेय। यज्ञ जी का कथन है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में और दृष्टा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। भट्ट केदार ने किस सम्राट का गुण गाया है? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ का, जयचंद्र का, पृथ्वीराज का, अकबर का। तो आपका सही उत्तर है जयचंद्र। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक रचना लिखी थी। ठीक है, पृथ्वीराज का तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 31 नंबर, कथन उत्तर की ये भी है। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कथन उत्तर का क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है, तो इनको थोड़ा सा मतलब पिछले साल का पेपर के हिसाब से आप देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए देखते हैं क्या है। संभवतः कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग है, उसकी जितनी लोकप्रियता छायावाद के द्वारा मिली, उतनी पहले कभी नहीं मिली थी। ठीक है, तर्क देखिए। कल्पना ही उनकी वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपने बंधनों के सीमा में रहते हुए भी उन्मुक्त आकाश में विचरण करने का सुख लेते थे। तो इसमें ऑप्शन है आपका ए गलत किंतु आज सही, ए तथा दोनों सही किंतु सही व्याख्या नहीं है, ए सही परंतु आज गलत, और विकल्प डी ए तथा दोनों सही तो यार की सही व्याख्या। तो इसमें देखिए आपका कथन अभिकथन क्या है? कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग, जितनी लोकप्रियता छायावाद के द्वारा हुई। ठीक है, बात है, ये सही है। कल्पना का छायावाद के कवि कल्पना में काल्पनिक रचनाएं लिखे हैं, कल्पना का प्रयोग भी खूब हुआ है। ठीक है, तर्क भी सही है इसका। कल्पना में वह शक्ति इसके द्वारा अपने बंधनों की सीमा रहते हुए उन्मुक्त आकाश से विचरण करने का सुख लेते थे। सही बात है। ठीक है, इसमें ए और बी दोनों सही होगा, ए आर की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कथन है कि पंत जी की आभासित होने वाली सामाजिकता में उतनी सामाजिकता नहीं है जितनी निराला की आभासित होने वाली व्यक्तित्वता में है। पंत जी के आशावाद में उतनी शक्ति नहीं जितना निराला के निराशावाद में है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है विजय नारायण शाही, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और नामवर सिंह। तो नामवर सिंह जी कहते हैं कि पंत की आभासित होने वाली सामाजिकता में उतनी सामाजिकता नहीं जितनी निराला की आभासित होने वाली व्यक्तित्वता में है। ठीक है, कथन और जो आलोचना के कथन है वो आप लोग देख रहे हो कि प्रमुख कवियों के विषय में है। जैसे अभी खुसरो के विषय मिला था, ठीक है, कबीर के विषय में मिला। अब देखिए पंत और निराला के विषय में है कि मुख्य कवियों के विषय में ही कथन पूछता है। अगला पद देखिए, ये गोदान उपन्यास से पूछा है कि गोबर पात्र का संबंध किस उपन्यास से? ऑप्शन देखिए महिला आंचल, गोवर्धन, कोबर की सत और आधा गांव। ठीक है, तो महिला आंचल रेणु का उपन्यास है, गोदान प्रेमचंद, इसमें गोबर गोदान का पात्र है। ठीक है, कोहबर की सत केशव मिश्र ऐसा कुछ नाम है, इसी पर नदिया के पास फिल्म बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिए। और आधा गाँव राही मासूम रजा का है। तो जो गोबर पात्र है वो गोदान का पात्र है। अब अगला कथन देखिए। कथन इसका दो कथन दिया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा का व्यापार स्थल संकीर्ण है, प्रेम का विस्तृत। शुक्ल जी का मानना दिया है कि शुक्ल जी मानते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल संकीर्ण है, प्रेम का विस्तृत। ठीक है, कथन 2 दिया है, ये बात सही है कि गलत है, देखते हैं आगे। ठीक है, कथन 2, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि साहस पूर्ण आनंद की उमंड का नाम उत्साह है, कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रद्धा का व्यापार स्थल संकीर्ण है, प्रेम का विस्तृत नहीं। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। ठीक है, प्रेम का एकांत, ऐसा मानते हैं शुक्ल जी। इसमें उल्टा दिया हुआ है। कथन 1 गलत है आपका। कथन 2 कि साहसपूर्ण उमंड आनंद की उमंड का नाम उत्साह है, कर्म सौंदर्य के उपासक की सच्चे उत्साही कहलाते हैं, ये कथन सही है। तब कथन 1 गलत, कथन 2 सही हो। कथन 1 में उल्टा कर दिया है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, ऐसा होना चाहिए। यह आचार्य शुक्ल चिंतामणि जी निबंध संग्रह है, वहाँ से लिया गया है। एक श्रद्धा और भक्ति से कथन है, एक उत्साह नामक निबंध से कथन पूछ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है नवजीवन, सरस्वती, बहिष्कृत भात और मूक नायक। तो ये कविता हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत पहली दलित कविता मानी जाती है। ठीक है, ये ब्रज भाषा में थी मूलतः, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1914 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1914 में प्रकाशित हुई थी, मूलतः ब्रज भाषा में थी, और हिंदी की पहली दलित कविता, खड़ी बोली मतलब आधुनिक हिंदी की पहली दलित कविता मानी जाती है, और पहले दलित कवि माने जाते हैं हीरा डोम। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियाँ आती हैं, ब्रज नहीं आती है। ब्रज के पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये
पश्चिमी हिंदी में आती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका ब्रज नहीं होगा। पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी 3 ही बोली हैं। अगला देखिए, सिसोदियो रूढ़ियो मारो काय कर लेसी। ये देखिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग है इसमें। सिसोदिया रूढ़ियो मारो काय कर लेसी, सोचिए मुझसे रूठा हुआ क्या ही कर लेगा ये देखिए। तो किसकी पंक्ति आपसे दिया है? सहजोबाई, मीराबाई, बहड़ाबाई, जनाबाई। तो ये मीराबाई की पंक्तियाँ। मीराबाई को संबंध में आप लोग जानते होंगे कि उनके जब पति भोजराज एक्सपायर हो गए तो उनके जो देवर थे वो काफ़ी सताते थे। शायद उन्होंने अपने रचनाओं में दिया है कि जहर दिया था एक बार उन्होंने पीने के लिए, वो बच गई थी। तो वही चीज़ है इन्होंने कहा है, ठीक है। इसमें मीराबाई होंगी। राजस्थानी भाषा से समझ में आ जाता है कि मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मिलाने को दिया है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन देखिए, व्यास सम्मान, आदरणीय साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ। रचना है अरण्या, साकेत, चिदम्बरा, दुखम सुखम। ये जोड़ी मिलाने को दिया है, ठीक है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, सम्मिलित करना है। तो इसमें देखेंगे तो व्यास सम्मान जो मिला है वो दुखम सुखम ममता कालिया का रचना है। साहित्य अकादमी जो मिला हुआ है वो अरण्या को मिला हुआ है, ये नरेश मेहता की रचना है। मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये देखिए तो आप, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक यह साकेत को मिला हुआ है, यह मधुसूदन गुप्त की रचना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये चिदम्बरा को मिला हुआ है, यह पंत जी की रचना है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, 1 और 4 व्यास सम्मान दुखम सुखम, साहित्य अकादमी बी का 1 अरण्या नरेश मेहता, मंगला प्रसाद पारितोषिक साकेत गुप्त जी, और ज्ञानपीठ चिदम्बरा ये हो जाएंगे पंत जी, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन तर्क दे दिया फिर ये कि लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का अच्छा लगना। मतलब लोभ तभी उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु अच्छी लगती है, तुरंत उत्पन्न होता है, ठीक है। सही बात है, लोभ उत्पन्न होता है। तर्क है लोभ आनंद स्वरूप है, ये भी सही है। लोभ से आनंद की प्राप्ति होती है, लोभ कुछ प्राप्त होने पर, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो आपका ए और दो दोनों सही है और ये आपकी सही व्याख्या है, ठीक है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह, आनंदवर्धन, दंडी, भरतमुनि। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? भामह। देखिए आपके यहाँ जैसे रस संप्रदाय के भरतमुनि, अलंकार संप्रदाय के भामह हो जाएंगे, वक्रोक्ति के कुंतक हो जाएंगे, ठीक है। ध्वनि के आनंदवर्धन हो जाएंगे, औचित्य संप्रदाय के छेमिंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तक, ठीक। अलंकार के भामह प्रवर्तक, इन्होंने काव्य अलंकार रचना द्वारा ये प्रवर्तक किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, बूंद और समुद्र उपन्यास है, बूंद और समुद्र का प्रतीकार्थ क्या है, ठीक है। ऑप्शन राग विराग, पुष्प फल, जीवन और जगत, व्यष्टि और समष्टि। तो इसका सही विकल्प होगा व्यष्टि और समष्टि। बूंद मतलब व्यष्टि मतलब एक अकेला व्यक्ति, और समष्टि समुद्र मतलब संपूर्ण, ठीक है। तो बूंद उपन्यास, जो उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें व्यक्ति और समष्टि के रूप में बूंद और समुद्र का उल्लेख किया गया प्रतीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, कबीर परिचय के लेखक कौन है? कबीर परिचय रचना कबीर के संबंध में जिसमें कबीर के जीवन परिचय मिलता है। ऑप्शन धर्मदास, कबीरदास, अनदास और नंददास। तो ये कबीर परिचय के लेखक अनंतदास माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी या पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेव प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह जो पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की है कि गद्य कवियों या लेखकों कसौटी निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य की परिभाषा या गद्य के विषय में आचार्य का महत्वपूर्ण कोटेशन है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, निम्न में से संयुक्त स्वर है अ, ई और अ। देखिए स्वर के विभाजन देखेंगे तो आप तो ह्रस्व स्वर और संधि स्वर के अंदर दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर आते हैं। मतलब संयुक्त स्वर मतलब जो दो स्वरों से मिलकर बना हो स्वर। औ देखिए अ और ऊ से मिलकर ओ बनता है। स्पेलिंग भी ए और यू होती है इसकी, अ और ऊ, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर हो गया। बाकी ऊ, ई, ए ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में आते हैं। अगला देखते हैं, गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? ठीक है, तो ऑप्शन है गोरखनाथ, विठलनाथ, मछलनाथ, वल्लभनाथ। तो इसमें गोकुलनाथ जो थे विठलनाथ के पुत्र थे, ठीक है। ये कृष्ण भक्त शाखा संबंधित हैं। गोकुलनाथ ये विठलनाथ के शिष्य, सॉरी पुत्र हैं। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक दिया, एक तरफ रचनाएं दिया है। ये उपन्यास दिया है, ठीक है।
तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके उपन्यास काले कारनामे। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली है। सुमित्रानंद पंत का हार है और प्रेमचंद का मंगलसूत्र है। तो आपका विकल्प ए का तीन देखिए, सी और डी मिल रहा है। फिर दूसरा देखते हैं बी का, जयशंकर प्रसाद का क्या तितली, बी का एक, चौथे ऑप्शन डी में मिल रहा है। सी का 2 पंत का, ठीक है, प्रेमचंद, ए डी का 4। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस नाटक का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति या काम और अध्यात्म के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है? ठीक है, ऑप्शन आपका आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और पला राजा। ठीक है, तो ये आपका आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, ये मोहन राकेश का नाटक है। तो इसमें आपका लहरों का राजहंस जो नाटक है, आषाढ़ का एक दिन तो कालिदास के जीवन पर आधारित है। आधे अधूरे में सभी पात्र स्वयं को अधूरा महसूस करते हैं, ठीक है, कोई पूर्ण नहीं महसूस कर पाता, ये चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, लहरों के राजहंस में जो नायक है वो पवित्र काम और अध्यात्म के बीच द्वंद्व में फंसा हुआ है। तो ये विकल्प आपका सी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कथनों तर्क है ये। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। सही है, छायावाद में व्यक्तिवादी कविताएं बहुत लिखी गई हैं। प्रसाद निराला लिखते हैं कि मैं वाली कविताएं, महादेव राय लिखते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, पंत भी लिखते हैं। तो छायावाद व्यक्तिवादी कविता है। तर्क कारण देखिए, आधुनिकता लिरिक अथवा प्रगीत इसी व्यक्तिता के प्रतीक है। मध्य युग के संत भक्त और रीतिवादी कवि प्राय निवर्ती धर्म से अपनी बातें कहते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रगीत में जो कविताएं होती हैं व्यक्तिवादी स्वयं की कविताएं, मुक्त कविताएं, स्वयं के व्यक्तित्व का खान होता है, तो ये छायावाद में दिखाई देता है। मध्य के भक्त संत कवि, मध्य के संत कवि भी अपने विषय में बात करते हैं, खुद को शिष्य बताते हैं, खुद को जैसे कवि बताएंगे, बहुत आराम की बताएंगे, तो स्वयं के बारे में बात करते हैं। यही काम छायावाद के कवि बताते हैं। तो इसमें ए और बी आर दोनों सही हो, ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना की संकल्पना निम्नलिखित से किस चिंतक की है? ठीक है, ऑप्शन है ये रिचर्ड्स, टी कॉलरिज, टी एस इलियट और अस्तु। तो देखिए, जो कल्पना की बात है वो कॉलरिज करते हैं कि रम कल्पना दो प्रकार की होती है, रम्य कल्पना और गौण कल्पना। ये अपनी इनका रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, उसमें ये बात करते हैं रम्य कल्पना और गौण कल्पना, गौण कल्पना। ध्यान रखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी रचना है, उसी में उन्होंने कल्पना सिद्धांत की बात की है। इनका कल्पना सिद्धांत है कॉलरिज का। ठीक, 50वां प्रश्न देखते हैं, आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास, गणेश प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आनंद कादम्बरी जो पत्रिका थी वो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की पत्रिका थी, या मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये हम 50 प्रश्न देख लिए। चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसको हम यहीं पे बंद करते हैं। अगले 51 से लेकर 100 प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए 50 प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद।